एजिंग पर जो शोध चल रहा है, तो वो पता करना चाह रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि हम बूढ़े हो जाते हैं। क्योंकि सेल मल्टीप्लिकेशन का जो काम जवानी में हो रहा है वही काम आगे होता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे करके आने वाली सेल्स को एक विकृत डिस्टॉर्टेड रूप में पहुंचती है। ये जो डिस्टॉर्शन होता है यही एजिंग कहलाता है। ठीक है, कि जो पुरानी सेल होती है वो मरने से पहले जो नई सेल्स हैं उन्हें सूचना दे के जाती है, अपने बच्चों को सूचना दे के जाती है कि तुम्हें ऐसे ऐसे व्यवहार करना है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है, जो सूचना दी जाती है वो थोड़ी थोड़ी विकृत होती जाती है। तो जो आने वाली सेल्स होती हैं उनको ठीक ठीक पता ही नहीं चलता कि हमें कैसे बिहेव करना है, माने फंक्शन कैसे करना है। तो उनकी जो फंक्शनिंग है वो गड़बड़ होती जाती है, यही एजिंग है। और फिर फंक्शनिंग होते होते इतनी गड़बड़ हो जाती है कि फिर ऑर्गन फेलियर होता है और एक दिन आदमी मर जाता है। तो उसमें ये बड़ी एक रोचक बात निकल रही है कि आप जो सोचते हो वो आपकी जेनेटिक सामग्री को बदल सकता है। अभी हमने कहा आप जो सोचते हो वो आपके चेहरे को बदल सकता है, नहीं, वो आपके चेहरे को नहीं बदल सकता। चेहरा तो बस आपका है, वो आपकी संतान को ही बदल सकता है। आप जो सोचते हो वो चीज़ आपकी जेनेटिक सामग्री तक को बदलती है, थोड़ा सा ही, थोड़ा सा। और अगर कई पीढ़ियां एक ही तरह से सोचती रहें तो उनके जीन्स बदल जाते हैं। अगर बहुत सारी पीढ़ियां एक के बाद एक ही तरह से, मान लो कोई मान्यता किसी जगह पर व्याप्त हो गई, वहाँ उसी तरह से लोग सोचे जा रहे हैं 10,000 साल से, 1,000 साल से, तो उनकी जो पीढ़ियां हो रही हैं वो जन्म से ही विकृत होंगी पैदा। मान्यता इतनी दूर तक जहर घोलती है। पिछली पीढ़ियों की मान्यता 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 अगली पीढ़ियों का शरीर बन जाती है। पिछली पीढ़ियों की मान्यताएं आने वाली पीढ़ी का शरीर बन जाती हैं। तो एक तो ये है कि जैसा जीन्स होता है वैसा शरीर होता है। और एक और उससे आगे की बात है कि जैसा माइंड होता है उसी हिसाब से ब्रेन बदलने लगता है। ब्रेन माने यही जो आपका पूरा फिजिकल सामग्री है, माने आपके विचार आपके शरीर को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं, और आप ही के शरीर को नहीं, आने वाली पीढ़ियों के शरीर को। आप आज क्या सोच रहे हो उससे आने वाली पीढ़ी का शरीर बदल जाता है। मान्यता इतनी जबरदस्त चीज है। ये चीज लगभग हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर गई है क्या। और ये हम ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के सामने ही झुकते हैं, व्यक्तियों के सामने भी झुकते हैं। चापलूसी करने में हमसे आगे कोई नहीं है। हम सबसे ज़्यादा किसके आगे झुकते हैं? मान्यताओं के आगे। किसके आगे? मान्यता चल रही है ना, परंपरा चल रही, सर झुका दो। संघर्ष की हमारी आदत चली गई है। हम जूझते नहीं, हम पूछते नहीं। जूझना पूछने जैसी ही बात है। जूझना और पूछना एक बात है, और झुकना और मानना एक बात है। जूझना और पूछना एक बात है, और जूझना और मानना, झुकना और मानना एक बात है। क्या है पाप? क्या है पाप? मैं ये सवाल रखने वाला हूं। अच्छा, कोई कुत्ते को पत्थर मार रहा है, और कोई कुछ नहीं जानता कि उसकी मान्यताएं कहां से आती हैं। इनमें से अनिवार्यतः एक पापी चुनना है, तो कौन सा है? अब अभी तो सत्र का सुरूर है, तो थोड़ा बहुत सही बोल भी दोगे, नहीं तो जैसे ही ये बात आएगी तो कहोगे कोई कुत्ते को पत्थर मार रहा है, तो कैसे सही हो सकता है? मैं बताता हूँ कैसे सही हो सकता है। आपको ही काट रहा था कुत्ता, और मैंने ही मारा पत्थर, और मैं बिल्कुल मारूंगा कुत्ते को पत्थर अगर आपको काट रहा होगा।
और ज़ोर से मारूंगा पत्थर अगर मुझे लग रहा होगा कुत्ते को रेबीज़ है, बोलो गलत किया? बोलो गलत किया क्या? तो कोई भी कर्म निश्चित रूप से अच्छा या बुरा नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है कि वो आपको जैसा लग रहा हो उससे वो अलग बात हो। आपने बस ये देखा कुत्ते को पत्थर मारा, हो सकता है पत्थर मारने वाला कोई बात जानता हो, बोलो पाप है। तुम्हें कैसे पता है कर्म के तल पर कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? सिर्फ कर्ता के तल पर जाना जा सकता है कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, सिर्फ कर्ता के तल पर जाना जा सकता है। तुम्हें क्या पता? तुमने एक दृश्य देखा 2 सेकंड का, उसके आधार पे तुम्हें क्या पता सही क्या, गलत क्या, पाप क्या, पुण्य क्या? तुम क्या जानते हो? एक आदमी एक स्त्री को साड़ी और कुछ रुपए दे रहा था और बोल रहा था ये ले बहन अपना तन ढक ले। ये तो पुण्यात्मा ही होगा, होगा ना? और देखा खट से ऐसे बिल्कुल। और फिर मुझे धूमिल याद आते हैं। बलात्कार के बाद की आत्मीयता मुझे शोक से भर गई है। जिस बहन के कपड़े ढक रहे हो उसके कपड़े उतारे भी शायद तुम ही ने होंगे, कौन जाने। तुमने बस इतना ही सा देखा कि वो जाकर के उसको कपड़े दे रहा है और पैसे दे रहा है कि बहन ये कपड़े पहन ले और ये पैसे रख ले। तुम्हें क्या पता कि उसके पीछे की कहानी क्या है? तुम्हें क्या पता? या पता है? पर पाप पुण्य का हमारा हिसाब तो कर्म आधारित है ना। किसी के कर्म देखे और बोल दिया ये पापी है पुण्यात्मा। तुम्हें क्या पता पूरी कहानी? और पूरी कहानी ये होती है कि जो आत्मज्ञान में जी रहा है वो जो भी कर रहा है वो ठीक ही होगा, बस तुम्हें अभी पता नहीं लग रहा। और जो आत्म अज्ञान में है वो अच्छे से अच्छा ऊंचे से ऊंचा काम भी कर रहा है तो घोर पाप ही है, बस तुम्हें अभी पता नहीं लग रहा। एक बार मैंने बोल दिया था चांद से चांदनी लो धब्बे नहीं। उसका एक दुष्परिणाम हुआ है। लोगों को लग गया है कि यह संभव है कि कर्ता सही हो पर उसके कुछ कर्म गलत हों। लोगों ने अर्थ इसका यह निकाल लिया। मैं कहना कुछ और चाहता था। मैं कहना यह चाहता था कि बहुत कुछ है किसी के जीवन में, उससे वो लो जो तुम्हारे काम का है। मैं ये नहीं कहना चाहता था कि कर्म गलत भी हो सकता है कर्ता के सही रहते हुए भी। लोगों ने यही अर्थ निकाले। लोगों को लगा देखो हर आदमी कुछ अच्छे काम करता है, कुछ बुरे काम करता है, अच्छे कामों से सीख लो और बुरे कामों को छोड़ दो। बड़ी सुविधा अनुसार लोगों ने ये अर्थ निकाल लिया। मैंने ये अर्थ कहा ही नहीं है। कर्ता अगर सही है तो चांदनी भी सही है और धब्बे भी सही है। बस चांदनी शायद आपके काम की है, धब्बे आपके काम के नहीं हैं, तो मत लो धब्बों को। लेकिन धब्बे गलत नहीं हो गए। कर्ता अगर सही है तो वो कर्म भी सही है जो आपको सही लग रहा है और वो कर्म भी सही है जो आपको सही नहीं लग रहा है। धब्बे भी सही हैं। आपको क्या पता धब्बे कहाँ से आ रहे हैं? आपको धब्बे लग रहे हैं वो आपको क्या पता? जो चीज़ आपको धब्बा लगती है वैज्ञानिकों के वही ज़्यादा काम की होती है। जब इतने पावरफुल टेलीस्कोप्स नहीं बने थे तो चांद का पूरा अन्वेषण ही इन्हीं धब्बों से किया गया था। धब्बा माने जानते हो ना क्या होता है? धब्बा माने वो जगह हैं जो पूरी तरह राइट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती हैं। जो इनिशियल लूनर एक्सप्लोरेशन था पूरा, जो प्रारंभिक किस्म के टेलीस्कोप थे, वो धब्बों ने बड़ी मदद करी थी। तुम्हें क्या पता कि धब्बे तुम्हारे काम के नहीं है? धब्बों से मत सीखो, किसी और के काम के धब्बे भी हो सकते हैं। हम वो पुराने तरीके की नैतिकता की बात नहीं कर रहे हैं कि हर आदमी में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। जो लोग संस्कृति वाले होते हैं वो ऐसे गला खखारते हैं और फिर बड़ी गंभीरता के साथ बोलते हैं देखो हर आदमी में कुछ अच्छी बातें होती हैं और कुछ बुरी बातें होती हैं। आप पहले ही वाक्य में गलत है ताऊ जी, इससे आगे कुछ मत बोलिए। हर आदमी में कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं। आदमी क्या है? पचरंगी थाली है कि कुछ कटोरियां अच्छी हैं, कुछ कटोरियां बेकार हैं? आदमी जो भी है वो एक केंद्र से निसृत है, एक केंद्र से। वो केंद्र अगर ठीक है तो उस आदमी का सब कुछ ठीक है, और वो केंद्र जितना गलत है उस आदमी का सब कुछ उतना उतना गलत है।
ऐसा थोड़ी है कि एक थाली है जिसमें अलग अलग कटोरियाँ ला के रख दी हैं, कुछ कटोरियों में माल तीखा है उनको मत लो, कुछ कटोरियों में माल मीठा है ले लो। ये मॉडल ही गलत है, ऐसा नहीं होता। आदमी केंद्र होता है और उसी केंद्र से हर कर्म चलता है, और वो केंद्र अलग अलग होते हैं इस अर्थ में कि कौन सच्चाई से कितना बहका हुआ है। जो ज्यादा बहके हैं उनके एक तरह के कर्म होंगे, जो और बहके उनके और होंगे, उनके और होंगे, उनके और होंगे। पाप कर्मों में नहीं होता, श्री कृष्ण बोल रहे हैं, पाप अज्ञान में होता है। पर हम तो किसी को कुछ करते हुए देखते हैं तो बहुत जोर से चिल्ला के बोलते हैं, क्या कर रहे हो? चिल्लाते। देखो, तुम्हारे चिल्लाने में भी मान्यता छुपी हुई है। तुम ये नहीं कहते क्या हो रहे हो, कहते हो क्या बनकर कर रहे हो? कभी कहते हो क्या हो तुम? ये भी नहीं बोलते। क्या बोलते? कोई कुछ गड़बड़ कर रहा होता है उसको, छोड़ो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो नहीं, ऐसे मत हो। हमारी सारी बात स्थूल है, इंद्रियों वाली है, तो हम कर्म के तल पर ही बात करते हैं। ऐसे मत करो। ओ माय गॉड व्हाट हैव यू डन? कभी पूछा है ओ माय गॉड हु आर यू? वहां भी कर्म के तल पर ही बात कर रहे हो। भगवान तूने ये क्या करा? वहां भी नहीं पूछते भगवान तू है कौन, ये नहीं पूछते। हम कर्म के तल पर ही पकड़ते। राइट, यही है ना मामला।